Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan. आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आई हैव अ बॉल इन माई हैंड और इस बॉल को जब मैंने ज़मीन पे मारा तो ये ज़मीन पे गई और फिर दोबारा वापस आई. तो यानी मैंने एक फोर्स अप्लाई की यहाँ पे, और वो फोर्स जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो हमारी फोर्स नीचे जाकर ज़मीन पे लगती है और फिर रिवर्स होके से ये एक फोर्स वापस आती है. हम इसको कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, कि हर अमल का रद्द अमल होता है एक टू रिएक्शन. आज हम कुछ अहम चीज़ें थे. अगर ये बॉल मेरे पास है, आप समझ रहे होंगे कि सर आज क्रिकेट से ये खेलने जा रहे हैं या बॉलिंग करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. आज हम आपको मास देखिए, ये बॉल है और इसका एक मास है, और मैं जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. क्या कहा? किसी भी जिस्म का भारीपन वो उसका मास. और आपको पता है मास क्या है? ए स्केलर क्वांटिटी है. आपको पता है फिजिक्स में हमने दो क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था. स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती. आप 1 किलो सेब लेते हैं और किसी भी डायरेक्शन में आप उसको मेजर करते हैं, उसका से जो मास है वो इक्वली रहेगा, 1 kg रहेगा. यानी इसकी में हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. और इसके बरक्स अगर हम टाइम देखते हैं इस डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में, टाइम भी वही रहेगा, इसमें भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. मगर आपने वेलोसिटी देखा होगा कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम उसको स्पीड कहते हैं. कोई भी मुतहर्रिक जिस्म किसी से ये डायरेक्शन में जितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाती. मगर डायरेक्शन करता है तो हम कहते हैं ये वेलोसिटी है. आते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमने जब एक बॉल को लेके जमीन पे मारा तो हमने एक फोर्स अप्लाई की. समझ में आ रही है? एक फोर्स अप्लाई की. और फोर्स क्या है? आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स. किसी को धक्का देना या खींचना एक फोर्स है, या फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास. यही फोर्स होती है ना. हम कह सकते हैं मास एंड एक्सीलरेशन. आपने देखा होगा इसका एक फार्मूला भी हमने फोर्स का पहले डिस्कस किया था, F = ma. यानी ये मास क्या है हमने आपको बता दिया कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास. कोई प्रॉब्लम नहीं. फोर्स किससे बन रही है? एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको फोर्स. तो हमने यहां पर इस पे एक फोर्स अप्लाई की. न्यूटन एक सेब के दरख्त के पास बैठा हुआ था और ये बॉल गिर के जमीन पे, और यहीं से न्यूटन की साइंसी इंकलाब उसके दिमाग में शुरू हो जाता है. आज हम डिस्कस भी करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या. आपको पता है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses. masses हम समझ चुके हैं. and inversely proportional to the square of the distance their center. ये हम डिस्कस करेंगे. ये मैंने आपको एक डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है और ये मैंने लिख भी दी है यहाँ पे. जो मैंने आपसे कही वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी. दो बॉडी है. आपने देखा होगा कि हमारा सन जो है, सही है, या अर्थ है या मून है, ये डिस्टेंस पे रख के अपनी रोटेशन को कायम और दायम रखे हुए कि सन
जो है उसके अर्थ उसके अराउंड अर्थ रोटेशन कर रही है और अर्थ के रोटेशन में क्या है, मून है। हमें पहले तो छोटी छोटी जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं हम वो क्लियर करेंगे कि सबसे पहले हमने आपको फोर्स समझा दिया, उर्दू में भी समझ लें फोर्स है क्या। फोर्स एक कुव्वत है जो किसी भी जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है, सही है। दूसरा, यह हरकत रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अब देखें, एक बस हमारे पास आ रही है, वो हमारे करीब आती है, हम दोनों हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हमें पता है वो रुकेगी नहीं, हम कोशिश जरूर करते हैं। अब वो बस का अपना क्या होगा, एक मास होगा, उसकी अपनी एक सही है एक्सेलरेशन होगी। मैंने बता दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला भी हमने आपको पता है कि v वेलोसिटी का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू s बाय t, और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हम पहले सीख चुके हैं, क्या था, a इक्वल टू v बाय t। ये हमने आपको याद होगा मेरे लेक्चर YouTube पे मौजूद है, उसमें आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे हमने प्रॉब्लम भी की है और वहाँ से आप ये एक मुकम्मल लेक्चर वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया कि भाई वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन भी पता लग गया। मास हमने आपको बता दिया कि भाई ये एक बॉल है और इसका एक मास है, और मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मेटल इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू s बाय t, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v इक्वल टू v बाय t। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कि हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग बनाना है कि हम जो समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखें, यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास मास है। मास क्या है, मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यही मास है। हमें मास की जरूरत थी, भाई इस बॉल पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, मास पे लगा रहे हैं। मगर जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक रफ्तार पैदा होती है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वो इज कॉल्ड एक्सेलरेशन है जनाब। और एक्सेलरेशन का भी मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, a इक्वल टू v बाय t है। आते हैं अपने टॉपिक पे, समझते हैं, जानते हैं है क्या। देखिए, फोर्स तो समझ आ गई कि फोर्स एक कुव्वत है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है, हरकत रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। याद रखिए, दुनिया में हर बॉडी, अगर मैं इस मार्कर को एक जगह पे रख दूं तो ये न्यूटन के कानून के मुताबिक ये अपनी जगह पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करे, ये अपनी जगह पे रहेगा। ये एक लॉ है और ये हकीकत है। मगर इस बॉल को हम फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, वो क्या है, वो तो ग्रेविटी है भाई। और इसी से यूनिवर्स का निजाम कायम है। आपने वेट का फार्मूला देखा होगा, वेट है क्या, वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। क्लियर हो रही है बात। यानी अगर हम वेट का फार्मूला देखें तो हमें पता लगता है कि वेट इक्वल टू क्या है, mg। ये g क्या है, क्या बना है, ये तो ग्रेविटी है, कशिश है, सही है। ये कशिश है जो क्या है, हम जमीन पे क्या करते हैं, लगाते हैं, सही है। यानी सॉरी, जमीन अटैक कर रही है हर बॉडी को, तो ये W इज इक्वल टू mg है। अगर आप और से देखें फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, आपको ये भी लेक्चर मेरा मौजूद है YouTube पे, आप वहाँ देख लेंगे इन दोनों में क्या है। मगर ये कांस्टेंट वैल्यू है जो 9.8 या अभी नहीं चेंज हो गई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करें या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दें। अगर आप गौर करें, ये
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमने लिखा। क्या फार्मूला है? a इक्वल टू v बाय t है। क्लियर जनाब? आते हैं अपने कानूनों को समझ। याद रखें, मैंने यहाँ पे दो बॉडी ले ली है। एक बॉडी मैंने A, ये मेरी बॉडी A है और ये बॉडी मेरी B है। बॉडी है क्या? मास है, जरूरी नहीं है मास इक्वल में हो। मास हमारे पास दो बॉडी इसमें हमारे पास मौजूद है। एक बॉडी क्या है? A और एक बॉडी क्या है? B। अगर गौर से देखिए, अगर मैं इस बॉल को लेता हूं और इस बॉल पे मारता हूं तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में ये बॉल वापस आ जाती है। तो एक बॉडी है जिस पे फोर्स ऑन A बाय B, यानी A जो हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम हमने A रख दिया, उसके मास को हमने m1 कर दिया। इसी तरह एक बॉडी हमारे पास दूसरी है, अदर बॉडी, वो क्या है? B बॉडी है और उसका मास हमने m2। तो मास आपको क्लियर हो गया कि किसी भी जिस्म का भारीपन जो होता है वो उसका मास कहलाता है, या क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे अगर आप इसका सेंटर देखें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी दुनिया गोल है, बीच के अंदर यहाँ ओरिजिन में एक कुव्वत पैदा हो रही है जिसको हम इसका सेंटर कहते हैं। उसका मतलब यही एक अहम जगह है जहां पे ग्रेविटी ने अपनी कशिश को रखा हुआ है। और अब यहां से अगर हम यहां तक आते हैं, याद रखें ये यहां से अगर हम यहां तक आ रहे हैं तो ये जगह इसकी रेडियस कहलाती है। पूरा आपको पता होगा सर्कल के बारे में, ये पूरा अगर हमने स्क्वायर में ले लें दो रेडियस को तो वो डायमीटर बन जाता है। तो बात समझ में आ रही है? यानी A B पे फोर्स और B A पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, मगर दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। आपके ध्यान में होगा, डू यू ऑल बॉडीज पुल अदर्स? यस, यही तो बात है कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को सही पुल कर रहा है, मगर वो रेडियस कर रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? दो मास बन जाते हैं, m1 और mb। तो A जो मास है वो B पे और B बाय A पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास एक कानून बन जाता है, हम कहते हैं कि एवरी बॉडी, एक बॉडी है और एक बॉडी है, हम कह सकते हैं एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कायनात में हर बॉडी अट्रैक्ट कशिश कर रही है एवरी अदर बॉडी। क्लियर हो रही बात? यानी ये बॉडी इसको और ये बॉडी इसको कशिश कर रही है। एवरीबॉडी द अदर बॉडी विद अ फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको मैं भी आपको समझाऊंगा डेफिनेशन के बाद, तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि वो क्या है। अब क्या है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो है किससे? इन दोनों मासेस से, यानी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास ए सही है और मास बी, इनके हासिल ज़रफ़ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनाब। अब क्या है? ये जो हमने फासला दोनों के दरमियान दिया हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस देयर सेंटर, यानी ये सेंटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये डेफिनेशन मैंने राइट कर दी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप देख लें इसको तो मैं इसको रफ कर देता हूँ कि हमारे पास दो मास थे जिस पर एक कुव्वत अप्लाई हो रही है, एक मास सही है A है और एक मास क्या है? B है। क्लियर हो रही है? हम कह सकते हैं भाई दो मास से फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। अब हम क्या कर सकते हैं? एक फोर्स लेते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करते हैं? m1 और m2। ये m1 और m2 क्या है? m1 और m2 क्या है? समझ में आ रही है स्टूडेंट? m1 और m2 है क्या?
क्लियर है? अभी मैंने बताया आपको क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्लियर? यानी हमारी ये दो, यानी m1 और m2 फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। अब यहां पे हमने बताया दोनों का फासला, दोनों का जो सेपरेशन हम कह सकते हैं, ये दोनों का जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है वो हमने r रखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं फोर्स, सही है, सही, फोर्स क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। क्लियर हो रही है बात? यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, कोई डेफिनेशन को हम रिवाइज कर रहे हैं, कोई नई डेफिनेशन नहीं बना रहे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दियर सेंटर। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, सही है, अगर हम कंबाइनिंग करते हैं दोनों इक्वेशन को या दोनों रिलेशन को, तो क्या हो जाता है हमारे पास, हमारे पास आ जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। आपको पता है कि जब भी हम r को रिमूव करते हैं, सही है, सॉरी, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आते हैं। देखिए हमारे पास दो हिस्सों में ये ग्रेविटेशन है, एक मासेस है और एक डिस्टेंस है। जो मासेस हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्या है, दियर सेंटर है, दियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं इसको हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट वैल्यू ले आएंगे जो क्या है, g है। यह है g, यूनिवर्सल, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, जो क्या कहलाएगी, m1 m2/r²। ये हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है जो क्या बनता है, F equal to G m1 m2/r²। याद रखिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट, सवाल अभी हमने इसकी, क्योंकि याद रखें लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मैट्रिक में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, और इसका लिंक सही है सेकंड ईयर में भी है। तो इसकी प्रॉब्लम भी हम करेंगे, फर्स्ट ईयर की भी हल करेंगे और सेकंड ईयर की भी करेंगे। तो आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। देखें हमने क्या करा, द ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी उसको हमने एक्सर्टेड किया बाय अ बॉडी A on B is equal and the opposite to the gravitational force। देखिए डायरेक्शन अपोजिट थी, मैंने बोल ली, मैंने अपनी फोर्स यहाँ अप्लाई की, वापस इधर आ गई, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा और इसको हम और क्लियर कर लेंगे जब हम इसकी प्रॉब्लम लगाएंगे। अभी हमने एक फार्मूला अखज़ कर लिया कि हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के जो सवालात हैं उसके लिए हमने एक फार्मूला अखज़ किया कि F equal to G m1 m2/r²। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला आ गया और ये यहाँ पे G आ गया, हमने आपको उसका नाम भी बता दिया था, आपको कहा था ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमारे पास फार्मूला क्या है, F equal to G m1 m2/r²। अब देखिए वैसे तो इसकी वैल्यू G की 6.6
6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब इसको अगर आप जी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, आप अगर फ्री करना चाहें तो एफ यहाँ पर है, आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एम क्या हो रहे हैं दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास जी फ्री हो गया, जी को इधर ले आते हैं और एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 रख देते हो, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आप निकाल के सही है इसके जरिए आप इसकी वैल्यू जो आपको पता है इसकी ये जो हमने फ्री किया है, ये आप इससे क्या है इसकी यूनिट मालूम कर लेंगे। जी की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। आप मालूम करना चाहें इन तमाम चीज़ों को इसमें रख दें, और फिर आपके पास यही यूनिट आपकी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू की। सही है जनाब, आपने आराम से इसको समझना है कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या, वो हमने समझ लिया कि, और इसकी प्रॉब्लम करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आप ये, क्योंकि अगर आपने मैट्रिक में अच्छी तरह समझ लिया तो फर्स्ट ईयर आपके लिए बहुत आसान है, दोनों ही ईजी हैं, दोनों में वही चीज़ें फर्स्ट ईयर आपने मैट्रिक में अच्छी तरह से अंडरस्टूड करते हैं तो फर्स्ट ईयर में बहुत ही आपके लिए सहल और आसान हो जाएंगी इसकी तमाम प्रॉब्लम। यस डियर स्टूडेंट, अब हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के सवालात करेंगे। एक दफ़ा मैं और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपको समझा दूं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with a force which is directly proportional। मैंने आपको समझाया भी था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, ये आपको याद होगा, और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस। सही है, ये आपका एक सवाल जो हम करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन है, और उसका एक फार्मूला भी हमने अखज़ किया था, अगर आपको याद हो तो फार्मूला हमारा क्या था, F इक्वल टू G m1 m2। m1 m2 क्या है, मास है, और मास मैंने आपको समझा दिया था कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्लियर? अच्छा, ये भी बात आपकी समझ में आ गई कि मास क्या था। फिर उसके बाद एक जी आया था। जी था क्या, हमने आपको समझाया था जब हमने ड्राइव की थी इक्वेशन, तो मैंने कहा था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी हमने वैल्यू भी निकाली थी। अगर आपको याद है तो हमने क्या निकाली थी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट थी। और कैसे मालूम हो सकती थी वो भी मैंने आपको फार्मूला फ्री करके बता दिया। आज जनाब एक सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है a body of a mass 10 kg is placed on the surface of the earth. Calculate the gravitational force। याद रखिए, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। अब आगे कहता है if the body is raised to the distance equal to the radius of the earth। ये बात बड़ा जरा समझ ले, सही है कि रेडियस ऑफ अर्थ के से ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस, और फिर कहता है हाउ विल द वेट ऑफ द बॉडी चेंज। ये हमारा, अच्छा फिर नीचे इसने गिवन में मास ऑफ द अर्थ ये दिया हुआ है, यानी वो m1 हो गया तो ये मास हमारा m2 हो जाएगा। ये कहता है मास ऑफ द अर्थ है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हमने दो यहाँ पे एक शेप, अगर मैं ये m1 मास कर दूं और इसको m2 को मैं सही है मास ऑफ अर्थ कर दूं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कर दूं, क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया,
ये m1 हो गया। अब मिसाल के तौर पर m1 हमारे पास कितना है, 10 kg है, और m2 हमारे पास कितना है, गिवन जो उसने दिया है 6 इंटू से 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये दो गिवन मास है, ये मास ऑफ अर्थ हो गया और ये बॉडी का मास हो गया, ये हमारे पास। फिर कहता है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 3, यानी 6 पॉइंट, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, प्लस में है। और क्या है आपको पता है, रेडियस यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर आ गया, सही है। और मगर यहाँ पे सवाल में किलोमीटर दी हुई है, क्या दी हुई है, किलोमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। आप देखिए जब भी सवाल करें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में करें, सेकंड ईयर में करें, ग्रेजुएशन में करें, आप याद रखिएगा सवाल को अपने हिस्सों में बांट देना है, सवाल एक नीट एंड क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगा, सवाल चेकर आपको अच्छे नंबर देगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, कॉपी भी इंगेज हो जाएगी। आए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डेटा की, डेटा गिविंग, ये हमारे पास हेडिंग आ गई डेटा गिविंग। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, पहला मास क्या है 10, ये m1 हो गया, m1 कितना है 10 kg है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और मास गिवन है, वो क्या है m2 मास कहलाएगा, जो क्या कहलाता है, मास ऑफ द अर्थ है, जो मैंने आपको वहां डिफाइन किया। तो मास ऑफ द अर्थ हमारे पास कितना है, गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। क्लियर जरा, ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास कहता है रेडियस कह रहा है, यहाँ रेडियस को हम किससे जाहिर करते हैं, r से जनाब, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, और इससे लार्ज यूनिट क्या है, किलोमीटर है। यहाँ गिवन किलोमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ऊपर हमारे। अब हम क्या करेंगे, 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे अब हमने यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है, 6.4 इंटू 10 की पावर क्या है 3 किलोमीटर है। अब इसको हम मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 6.4 है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, किससे, 1000 से। तो हमारे पास गिविंग आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 है, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 रहेगा। और अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इसको पावर में कन्वर्ट कर लें, 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वल टू साइन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में आ जाएगी। क्लियर जनाब, क्या में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। अच्छा जनाब, ये तो हमारे पास गिवन चीजें थी जो हमने इसको राइट कर दी। अब हम एक हेडिंग और डालेंगे, वो हेडिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड की हेडिंग। रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे। रिक्वायर्ड में जो भी चीज आपने फाइंड आउट करना हो, मालूम करना हो, उसको राइट कर देंगे। क्या मालूम करना है हमने, क्लियर लिखा हुआ कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये आपने F मालूम। अब ये 4 चीजें किस फार्मूले में आ रही। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखना है, G कांस्टेंट वैल्यू है, वो आप चाहे तो डेटा गिवन में दिखा दें, नहीं चाहे तो आप चाहे तो इस तरह यहाँ पे आप कैपिटल G की वैल्यू राइट कर सकते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, चाहे तो आप ये लिख दें। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सवाल में दी जाए या नहीं दी जाए आपने राइट करना है। अगर आपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
के सवाल में फोर्स को आपने कैलकुलेट करना। यस डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। देखिए मैंने आपको कहा है कि सवाल को 3 हेडिंग में या 4 हेडिंग में आप से डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आसानी होगी। पहला हमने डेटा गिवन ले लिया, जो भी चीज़ क्वेश्चन में मौजूद है वो हमने डेटा गिवन में राइट कर दी। जो चीज़ हमें मालूम करना थी, जैसे हमने फोर्स मालूम करना है तो फोर्स को हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने एक हेडिंग डाली सॉल्यूशन की, रिक्वायर्ड के बाद सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमने जो चीज़ मालूम करना है उसका या जो क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल है उनको देखते हुए हमने फार्मूला ध्यान में आता है। फार्मूला क्या है? F इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। क्लियर? यही डेफिनेशन है ना कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance their center। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन था जो मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ, क्योंकि आपको बार बार डेफिनेशन को रिपीट करना है कि आपके लिए अच्छी हो जाए। फार्मूला हमने लगा दिया, फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था। तो F इक्वल टू G M1 M2। F फोर्स है, G ग्रेविटेशनल से ये कांस्टेंट है, M1 मास 1 है, M2 मास 2 से मास 2 है और R क्या है इसका फासला यानी रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज में राइट कर देते हैं। G कितना है? G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अच्छा M1 कितना हमारे पास? 10 है। M2 कितना है? ये देखें यहाँ लिखा हुआ है M2 6 इंटू 10 की पावर 4 है। 6 इंटू 10 की पावर 24 है। अब हमारे पास क्या 24 R स्क्वायर में है, तो R क्या हमारे पास है? 6.4 है। 6.4 इंटू 10 की पावर क्या आई थी, क्योंकि किलोमीटर में थी, 10 की पावर 3 थी। जब हमने इसको मीटर में किया तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास? 6। याद है आपको? R पे क्योंकि स्क्वायर है और उसकी डेफिनेशन भी अगर मैंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद आ रही है आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस देयर सेंटर। अब हम इस पे स्क्वायर लगा लेते हैं यहाँ से। क्लियर? अब अगर आप बहुत ही आसान है इस पूरी कैलकुलेशन को अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों जितनी भी 10 की पावर है ये वाली ऊपर ले जाएगा इसको, फिर सही है करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आपके पास आएगी आप कर लें। 97.7 न्यूटन आ जाएगी पूरी। तो ये आपने कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको समझा भी दूँ। 6.4 इंटू 10 की पावर स्क्वायर, इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 की पावर सब एक तरफ करके आपने जमा कर लेना है, ऊपर ले जाइएगा, और फिर इसके बाद 6.67 को 6.4 से आपने इसको इससे या फिर 10 से जाए तो इससे मल्टीप्लाई करें और पैसे जो भी आंसर आए उससे डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 97.7 न्यूटन आ जाएगा। यस डियर स्टूडेंट, न्यूटन इन कोचिंग सेंटर की तरफ से ये हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसके साथ साथ आपने दूसरे दोस्तों को, अपने कज़न जो हो गए, आपके मोहल्लेदार जो फ्रेंड हैं, उन सबको शेयर करें, उन सबको बताएं। तो ये याद रखें, इल्म बांटने से और वसी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी शेयरिंग भी करेंगे और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।